कक्षा 12वीं गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं। अध्याय 1 है संबंध एवं फलन। 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है। मैंने 11 प्रश्न लिख रखे हैं, इनमें से कोई न कोई देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न था हमारा एक संबंध की परिभाषा लिखी, तो इसकी परिभाषा के लिए हम बात करते हैं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहां पर समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। अर्थात इसको हम लिखेंगे R बराबर 5 सबसेट है एक राशि, इसका नोटेशन है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा लिखी। यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ये क्या होता है, एबीसी टाइप में लिखेंगे हम। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए की सभी अवयव से संबंधित हो। वहां कोई से संबंधित ना हो, यहाँ सभी से संबंधित हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इसी टाइप से लिखेंगे इसको भी हम। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए की सभी अवयवों से संबंधित हो। अर्थात हम कहेंगे R बराबर एक राशि, इसका नोटेशन होगा। दूसरा हम बात करते हैं तुच्छ संबंध किसे कहते हैं, 2023 में आया है। अब हम बात करते हैं तो दोनों संबंधों को मिलाकर हम तुच्छ संबंध कहलाता है। हम कहते हैं समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय को हम तुच्छ समुच्चय कहते हैं। तो यहां लिखेंगे हम रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को हम तुच्छ संबंध कहते हैं। ये 2023 में आया, 19 में भी आया। कोई ना कोई डेफिनेशन एक बार करने को देखने को मिलती है, तो अपने को तैयार रखना है इनको। आगे देखिए तुल्यता संबंध की परिभाषा लिखी, ये 2024 में आया, फिल इन द ब्लैंक्स में आया। मतलब स्टेटमेंट लिखा था, कुछ ना कुछ जगह छोड़ रखी थी उन्होंने। ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों को फलिता संबंध कहलाता है, तो तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे हम ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित व संक्रामक हो, खालिस्तान संबंध कहलाता है। फिल्म का ब्लैंक्स में आया था, तो
अपन कहेंगे तुल्यता संबंध कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो तो इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आप एक ही फलन की परिभाषा, ये परिभाषा लिखने को नहीं आएगी, पूरा स्टेटमेंट दिया था, बताना था ट्रू है कि फॉल्स है। तो क्या होता है, एक फलन f such that x to y एक ही फलन है यदि fx1 बराबर fx2, दिस implies x1 बराबर x2 for all x1, x2 अवयव है x। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था, एक फलन है such that x to y एक ही फलन है यदि fx1 बराबर fx2, दिस implies x1 बराबर x2 for all x1, x2 अवयव है x। ये रिलेशन लिखा था, बताना, ये स्टेटमेंट लिखा था, बताना था ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। बाकी मैंने यहाँ ले लिया है कि फलन की परिभाषा लेते, ठीक है। परीक्षा में ये परीक्षा में जब आया 2024 में लिखा हुआ आया था, बताना था कि सत्य है कि असत्य है। क्लियर हुआ है ना, आपको सब रूप में उसको याद करना है। अगला क्वेश्चन था हमारा आश्चर्य फलन की परिभाषा लिखी, ये क्या होता है देखिए, एक फलन f such that x to y आच्छादक फलन है यदि y अवयव है y के लिए, x अवयव है x का अस्तित्व इस प्रकार होगी fx बराबर y। ये स्टेटमेंट लिखा मिलेगा तो आप इसको ट्रू कहोगे, ये ट्रू 2023 में आया था, ये स्टेटमेंट लिखा आया था, बताना था कि सत्य है कि असत्य है। आपको रिकॉल भी करना घर जाके, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट हो गया हमारा, किसका हो गया, ऑन टू फंक्शन का, ठीक है। अब आगे देखेंगे आप व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। तो ऐसा फलन जो एक ही आच्छादक दोनों हो व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। सामान्य परिभाषा है, ऐसा फलन जो एक ही व आच्छादक दोनों हो व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, मान लीजिए कि fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सज्जक r2r, बताना सही उत्तर तीन में से कौन सा है। f एक ही आच्छादक है, एक बहुएकी की आच्छादक है, एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एक ही ना आच्छादक है। देखिए हमने पढ़ा था, जब हम एक ही आच्छादक को बताते थे तो हम क्या करते थे, उसमें डेफिनेटली हम ये डोमेन लेते थे, प्रांत, और एक डोमेन लेते थे क्षेत्रांत, ये लेते थे, इनको इस प्रकार से रिलेट करते थे हम। दिमाग बात आ रही होगी आपको। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, R2R मतलब ये डोमेन जो है वो R है, वास्तविक संख्या पूछते हैं, और डोमेन भी आ रही है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, fx बराबर में संबंध दिया था, fx बराबर 3x दिया है, ठीक है। अब इसमें सेट ऑफ रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या समझते हैं, सब संख्या आ गई, 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 1 2 3 करने वाली संख्या, बटे वाली संख्या, सारी संख्या आ गई, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर 0 ले रहे हैं, यहाँ 0 इधर से 0 ले रहे हैं, तो पक्का है कि इधर 0 से कनेक्ट हो जाएगा। बल लेंगे, बल यहाँ बल ले रहे हैं तो किससे 3 से जुड़ जाएगा, सही है ना। यदि 1/3 लेंगे तो वो किससे जुड़ जाएगा, 1 से जुड़ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है क्या। तो हम देख रहे हैं दिया हुआ फलन हमारा एक भी है और आच्छादक भी है। एक का मतलब क्या होता है कि इधर वाला एक एलिमेंट की इधर एक इमेज है, इस वाले डोमेन में जो रहता है हमारा, उसके प्रत्येक अवयव की कोडोमेन में यूनिक इमेज होना चाहिए। वो हमें मिल जाएगा कि दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर है, डोमेन और कोडोमेन।
और हम आच्छादक की बात करते हैं तो आच्छादक में क्या होता है कि इधर का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, वो है किसी न किसी अवयव की इमेज होना चाहिए, डोमेन के किसी न किसी अवयव की इमेज होना चाहिए। तो क्योंकि दोनों ही समुच्चय में सेट ऑफ रियल नंबर के हैं तो ये दिया हुआ फलन एक एक भी है और आच्छादक भी है, पहला वाला उत्तर सही होगा। ये 2023 में 5x करके पूछा गया था, fx बराबर 5x लिखा था, ये तो मैंने पुस्तक का लिख रखा है, बस संख्या चेंज कर दोगे तभी उत्तर दिया जाएगा कि एक भी और आच्छादक भी। क्लियर हो गया? अगला देखिए, मान लीजिए सच दैट R2R fx बराबर इसके का 4 द्वारा परिचित फलन, सही उत्तर बताना है। फलन क्या है हमारा, R से R में डिफाइन किया गया है और fx बराबर इसकी घात 4, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही होगा? तो एक एक ही है कि आच्छादक है कि दोनों है कि दोनों नहीं है, कि एक है एक नहीं है, तो हम देखने जा रहे हैं। परीक्षा में 2024 में x की घात 2 दिया गया है, 4 की जगह पर 2 दिया, तो ध्यान करो। अब हम इसको विरोधाभास सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर -1 लिया, कह दिया -1 इसका मान -1 लिया, मैंने डोमेन में से प्रांत में से -1 लिया, हल करने पर 1 आएगा, बनाना था ऋण के बाद जाएगा तो धन का 1 आया। ऐसे यदि मैं धन 1 लेता हूं तब भी 1 आया, तो एक एक तो नहीं है, क्यों? क्योंकि ऋण 1 और 1 दोनों के ही प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो एक एक ही नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, क्यों? वहां पर कोडोमेन का कोई ना कोई एलिमेंट छूट रहे हैं, कोई ना कोई एलिमेंट छूट रहे हैं, तो दिया होगा ना तो एक एक ही नहीं आच्छादक। जब भी कोई सवाल आता है वैसी घात 4 हो जाए, ऐसी घात 2 हो जाए, सम संख्या होती है तो वो ना तो एक एक ही गुना आच्छादक होगा, ठीक है। अगला आया 10वां, अच्छा देखिए, a बराबर 1 2 3 दिया है, 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या होगी। तुल्यता संबंध मतलब जो स्वतुल्य सममित संक्रामक 3 हो, तो एक रिलेशन बनाएंगे, 1 2 उसमें शामिल रहेगा, तो ऐसे कितने संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें 2 होगी। अभी व्याख्यात्मक समझाना पड़ता है, जगह दिखने नहीं मुझे, अभी 2 आप ध्यान रख लेंगे। ऐसे ही आप देखिए अगला वाला, यहाँ पर दिया था 1 2 3 और संबंध 1 2 तथा 1 3 जो स्वतः सममित परंतु संक्रामक नहीं है, इनकी संख्या 1 होगी, ठीक है। ये पुस्तक के ही थे ऑब्जेक्टिव, कुछ मैंने वो थ्योरेटिकल बात उससे लिए थे, इनका अच्छे से अभ्यास करना है। कक्षा बाकी हम देख रहे थे, अध्याय 2 है ये, बच्चों ने देख रहे थे। इसमें से ऐसा देखा गया है कि अंक योजना में 6 अंक है, 2024 में एक 2 नंबर का क्वेश्चन था और 4 ऑब्जेक्टिव थे, 23 में भी ऐसे ही था, तो 4 ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैंने इतने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं ऑब्जेक्टिव, इन्हीं में से कोई ना कोई मिलेंगे। तो पहले 6 में से क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, वो ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक पूछ सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन में पूछ सकते हैं, मेथड में कहीं पूछ सकते हैं। अपने को तो फैक्ट को अच्छे से याद रखना है, सारे शुरू वाले 6 में ट्रू फैक्ट लिखे हैं, सही तथ्य लिखे हैं मैंने। पहला क्या था, इसका प्रांत जो डोमेन है ऋण 1 है और उसका परिसर है बड़े कोष्ठक के अंदर -5/2 से π/2, बड़ा कोष्ठक बंद। अब इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कॉस इनवर्स, क्या दिया कॉस इनवर्स, इसका जो डोमेन प्रांत है वो है -1 से 1 बड़े कोष्ठक के अंदर और परिसर 0 से π, बड़े कोष्ठक के अंदर 0 से π। अगर वो 2 शुरू वाले आ जाए तो 6 याद हो जाते हैं, कैसे याद हो जाते हैं? इसके बाद कोसेक और सेक आता है, कोसेक और जो सेक होते हैं, देखो r में से -1 घटा देंगे तो उनका प्रांत हो जाएगा दोनों का, और वहां पर हम बात करते हैं तो 0 घटा देते हैं हम शुरू वाले मान में से, तो उसके परिसर हो जाता है और π/2 घटा देते दूसरे का परिसर हो जाता है, सही है। अगले वाले आप देखोगे तो टेन और कार्ड है, इनका जो प्रांत है जो डोमेन है वो r का सेट ऑफ रियल नंबर होगा, और दोनों के परिसर देखो, वो जो साइन और कॉस में आती है अपन वही हो जाते हैं, बस छोटे कोष्ठक के अंदर लिखना पड़ता है। छोटे कोष्ठक -π/2 से π/2 है और उधर बाद 0 से π है छोटे कोष्ठक के अंदर। क्लियर हो गया? ये 6 में से कोई ना कोई कभी प्रांत पूछते कभी परिसर पूछते हैं, और जब ये 6 बातें होती दूसरी बात भी हमसे बन जाती है, ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी बन जाते हैं। ये सबके परिसर मालूम होना चाहिए हमें, ये बस करना है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम, ये जो 20वां लिखा है मैंने यहाँ नंबर डाला है, ये आपका याद रखने की बातों में से तथ्य दिया है, फैक्ट दे रखा है। ये खाली था में 2024 से पूछा गया था कि प्रतिलोम प्रकृति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम प्रकृति फलन का खालिस्तान कहलाता, मुख्य मान कहलाता, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल वैल्यू। स्टेटमेंट लिखा था, खालिस्तान बनने को आया था, तो आप ऑप्शन कुछ नहीं था, आपको याद रखना पड़ेगा प्रिंसिपल वैल्यू और मुख्य मान
जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, बड़ा 2023 में आया है, cos ब्रैकेट में sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, इसका मान क्या होगा? हमें ये मालूम है कि जो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, इसका मान π/2 होता है। तो ये बन जाएगा अपना cos π/2, यानी cos 90 अंश और cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। मैं यही लिख देता हूँ, कैसे निकाले एक बार और मैं बोल के बता रहा हूँ, जगह नहीं है आप फ्रीक्वेंसी चलते हैं अपने। cos वही है, इस ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, इसका मान π/2 होता है। π/2 90 अंश होता है, तो ये cos 90 का मान 0 होगा, 0 इसका आंसर होगा। ये 2023 में पूछा गया था। ठीक है, आगे चलोगे आप, 2023 में भी पूछा गया था कि ये सही है, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 1/5। मिला करके देखते हैं, हम देखते हैं इसको कहीं पर बना के देखते हैं। तो tan इनवर्स 1/2 धन 1/3 बटे 1 माइनस 1/2 बटे 1/3, फार्मूला लगा दिया हमने। tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x y का फार्मूला लगा दिया हमने। ऊपर वाले को हल करेंगे तो लघुत्तम आया उसका 5 6, तो 5/6 हो जाएगा। नीचे वाले को करेंगे लघुत्तम इसका भी 6 आएगा, और 6 में से 1 गए, जी 6 में से 1 गए 5, तो ये तो 1 आया। तो यहाँ कितना कह रहा है? 1/5, तो ये फाल्स है। इसका जो आंसर रहेगा वो गलत है, असत है। मेरा फाल्स मिल गया, असत है, क्योंकि हल करने पर तो इसका उत्तर हम जैसे कहने पर 1 होता हो उसका π/4 हो जाएगा हल करने पर। ठीक है, लेकिन 1/5 दिया, गलत दिया है, ये हमारा सत्य नहीं है, सत्य है। हमने सूत्र लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बटे, सॉरी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x। इस फार्मूले को लगा के मैंने इसको चेक कर लिया कि सही है गलत है। क्लियर? आगे देखिएगा, कौन सा नंबर पे है? इस पे है cos इनवर्स करनी 3/2 का मान लिखिए। cos इनवर्स करनी 3/2, देखना cos इनवर्स करनी 3/2 का 60 का मान होता है, 60 होता है π/3, π/3 होगा ना, π/3 60 मतलब 180 का कर देंगे तो 60 मिलेगा। cos इनवर्स से cos करके π/3 आया, इसका जो उत्तर होगा वो π/3 होगा। इसका जो आंसर होगा वो π/3 होगा। ठीक है, कैसे निकाला आप समझ लें। अब बात करते हैं हम आगे, क्या था ये sin इनवर्स x बराबर y, तो इनमें कौन सी बात सही है? तो हम इस बात को लेते हैं पहले वाले से। पहले सबसे ऊपर लिखा है इसका जो प्रांत माइनस π/2 से π/2 होता है परिसर इसका बड़े कोष्ठक के अंदर, तो इसमें कौन सी कंडीशन सही है? ये बी वाली। इसका उत्तर बी वाला सही है। क्लियर? जगह कम से वजह से मैंने वही टिक लगा दिया है, अलग से नहीं लिखा है। आगे देखिए tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसका मान क्या होगा? एक इसके बराबर है। देखो थोड़ा मैं हल करके दिखा रहा था आपको, क्या था? tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये तो हमारा ये जो होता है ना √3 जो होता है हमारा tan 60 का मान होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan इनवर्स tan 60 मतलब π/3 माइनस sec इनवर्स 2, हम जानते हैं cos 60 का मान 1/2 होता है, सॉरी cos 60 का cos 30 का मान 1/2। हम देखते हैं यहाँ से, तो जो cos रहता है तो हम देख देते हैं यहाँ पर सानी की बात करते हैं, तो आप अगर आप दिमाग में नहीं है सानी लगा लेना तुरंत। अब हम विचार कर रहे हैं तो देखते थे sin 0 का मान 0 होता था, और sin 30 का 1/2 होता था, और 1/2 जाता था cos 60 में, तो जो 1/2 हम कहते हैं cos 60 का मान 1/2 होता, सही है, cos 60 मान 1/2 होता है, और cos उल्टा sec होता, sec का 2/2 हुआ, तो ये sec 60 का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण sec 60 मतलब कितना लिखेंगे हम? π/3, ये लिखेंगे ऋण का। तो हम यहाँ इधर इसको अंदर ले जाए तो ये sec 60 -π/3
और जो सेक का परिसर है वो धन का होता है। देखो सेक का परिसर हमने देखा था, ये सेक था और सेक का परिसर 0 से पाई होता है हमारा और पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है यानी ये एस टेबल नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो पाई बाई 3 सही है, यहाँ इसको करना पड़ेगा सेक, और यहाँ लिखेंगे हम सेक पाई माइनस पाई बाई 3। हमें मालूम है सेक 180 ऋण थीटा बराबर ऋण सेक थीटा होता है, इसको हम ऐसा लिख पाएंगे। कितने ऐसा लिख पाएंगे? अगले पद में क्या करेंगे हम, ये पाई बाई 3 तो था ही हमारा माइनस, ये सेक से सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 3 में से पाई होता है तो 2 पाई बटे 3 आया। इसको दोनों समान भाग एक बार लिखेंगे, इसको कम करेंगे माइनस पाई बाई 3, इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो माइनस पाई बाई 3 होगा। कैसे निकाला मैंने बढ़ना कभी समझा दिया, ठीक है। हमें इसके लिए सब पे परेशान याद रहेंगे तब बनता है, हमें वो चक्कर याद रहेगा कि अल्फा पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टेन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, तब हम कर पाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है, साइन टेन इनवर्स इसका मान क्या होगा, तो इसका उत्तर ये वाला होगा। हम जानते हैं साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब x है और कर्ण का मान इतना था, एक अंडर रूट 1 बटे s का, तो प्रूव भी कर सकते हैं इसको। आगे देखिएगा ये tan इनवर्स 1 ऋण x 2 tan इनवर्स 1 बराबर पाई बटे 2, इसका मान क्या होगा, इसको हम यहाँ याद रख लेंगे, बाकी करेंगे करीबन आधा पेज लग जाएगा, समय भी कम पड़ेगा अपने को, तो मैं इसको भी शून्य याद कर ले रहा है, तो उसका चाहिए शून्य आएगा इसका हल करने का आंसर। कुछ को हम कम से कम को हम टिक लगाएंगे, बाकी बहुत भी सवाल को समझने का प्रयास करेंगे हम। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन था हमारा cos इनवर्स cos पाई बाई 6 का मान। अब देखिएगा यदि cos इनवर्स है cos का 7 पाई अपॉन 6 आएगा, और 7 पाई अपॉन 6 इसके परिसर में शामिल नहीं है, 0 से पाई जाएगी तो पाई से बड़ा हो जाएगा। 7 पाई बटे 6 यानी 6 का 7 में भाग देंगे, पाई से बड़ा मिल रहा है, यानी ये हमारा ग्राह्य नहीं है, ये स्वीकार नहीं है। क्या करेंगे, इसको हम उस चक्र के माध्यम से चेंज करेंगे। तो इसको मैं चेंज करना बता रहा था आपको, cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6 है, इसको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ cos इनवर्स cos, इसको मैं लिख दूं 2 पाई माइनस पाई बाई 6। देखिएगा यदि मैं इसको करता हूँ तो देखो ध्यान से, 6 दूनी 12 पाई में से 5 का 7 बचेगा, 7 पाई बटे 6 बच जाएगा। इस बात को ऐसा लिख सकते हैं, यानी ये ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करेंगे हम cos इनवर्स 280 थीटा अपन जानते हैं cos ही होता है, तो ये cos ही लिखेंगे, लेकिन इसका छेद इसको करेंगे अपन तो आप देखोगे पाई बाई 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम जानते थे cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही होता है, इसलिए थीटा के साथ पाई बाई 6 था, ये दोनों कैंसिल होगा, पाई बाई 6 का आंसर होगा, ये बी वाला इसका आंसर होगा पाई बाई 6। कैसे निकाला वो बता दिया मैंने। चक्र भी लगता है वो, ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टेन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, वो चक्र भी लगता है, वो हमने लगाया है, ठीक है। आगे देखिएगा ये इसको समझो, साइन पाई बटे 3 ऋण साइन इनवर्स 1 बटे 2 किसका मान होता था, 30 अंश का होता था, 30 अंश मतलब पाई बाई 6, तो इसको लिख दिया मैंने साइन पाई बाई 6। ये साइन से साइन कट गए, तो क्या हुआ सर, साइन पाई बाई 3 ऋण पाई बाई 6, साइन करेंगे अपन तो लघुत्तम आया इसका 6, 3 दूनी 6 तो 2 पाई ऋण पाई, तो ये क्या आया साइन पाई बटे 6, साइन पाई बटे 6 मतलब 30 अंश, और साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता है, तो इसका उत्तर हमारा 1 बटे 2 सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ये 1 बटे 2 था, साइन 30 के 2 था, 30 मतलब पाई बटे 6, साइन साइन कटेगा पाई बटे 3 पाई बटे 6 को हल किया अपन ने, हल करने पर अपने देखा लघुत्तम आया था 6, 3 दूनी 6 2 पाई हो जाएगा, 6 कम 6 पाई, 2 पाई का पाई बटे 6 बचा, 6 3 18 30 है, साइन 30 का मान 1 बटे 2, 1 बटे 2 इसका उत्तर होगा, ठीक है। इस टाइप से हमने कर लिया। अगला कौन सा ये बचा, इसको देखते हैं। ये तो सारे हमने जो लिख रहे हैं ना, ये सब पुस्तक में दे रखे हैं, तो ये देखिए ये तो सही है, टेन इनवर्स किसका मान होता है बताइए, टेन 60 का होता है, पाई बाई 3 का होता है, ये पाई बाई 3 का होता है, ठीक है। माइनस काट इनवर्स अंडर रूट 3 है, काट में तो अंडर रूट 3 हम जानते हैं कि ये 30 अंश का मान होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया
माइनस काट 30 मतलब पाई बाई 6, 30 मतलब पाई बाई 6 लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए इसको काट से काट माइनस पाई बाई 6 काट के जो मान है परिसर है काट का परिसर था 0 पाई था, नेगेटिव नहीं था, इसलिए इसको हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे। क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, ये तो पाई बाई 3 आ जाएगा, सही है, इसमें चक्कर का यूज करेंगे हम, तो काट इनवर्स इसको लिखेंगे काट पाई माइनस पाई बाई 6। मैं मानो है 180 से थीटा बराबर माइनस काट थीटा होता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगले पद में पाई बाई 3, यहाँ पर काट से काट कर जाएंगे, लघुत्तम आएगा इसका 6 और 6 कम 6 बजे का 5 तो 5 पाई बटे 6 आएगा, लघुत्तम आया इसका 6, 3 दूनी 6 2 पाई और यहाँ पर कितना आएगा 5 पाई, घटाएंगे तो ऋण 3 पाई बटे 6, काटेंगे तो ऋण पाई बटे 2, तो ऋण पाई बटे 2 इसका आंसर होगा जी। ठीक है, सारे प्रश्नों को हमने हल कर दिए। हाँ देखिए बच्चों क्या हो रहा है, सवाल जब मैं लिखा था पुस्तक से तो यहाँ पर माइनस लगा, पुस्तक में माइनस लगा -1.2, तब इसका उत्तर 1 होगा। क्या होगा, अपन हल करने का तरीका वही था जो मैंने बताया। क्लियर? यूनिट 3 है, इसमें आपसे 3 या 4 नंबर तो देखने को मिल रहा है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, क्योंकि ये 6 नंबर की इकाई है तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का फिर आएंगे तो वो सारा वीडियो में लिख रहे हैं। पहला मेरा लिखा हुआ है आव्यूह की परिभाषा लिखो, तो हम लिखते हैं फलनों या संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को हम आव्यूह कहते हैं। फलनों व संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को हम आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना? अंग्रेजी के कैपिटल लेटर दर्शाते हैं और अवयवों को बड़े पुस्तक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, आगे नोटेशन आप देख लेना। हम लिखेंगे फलनों व संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। ठीक है, दूसरा स्तंभ आव्यूह की परिभाषा लिखो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। 2023 में आया है, हम लिखेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। नोटेशन क्या करेंगे, मान लीजिए ए बराबर AIJ, एक स्तंभ, स्तंभ मतलब पहले पंक्ति आती बाद में स्तंभ आते हैं, तो पंक्ति तो कुछ भी हो सकती है और स्तंभ के बाद नोटिफिकेशन ये रहेगा इसका, A बराबर AIJ m गुणित 1, सेकंड वाला कॉलम दर्शाता है। अब आता है हमारा पंक्ति आव्यूह, तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति आव्यूह लिखते कैसे, मान लो बी, तो बी बराबर या इसी को ए बराबर AIJ और यहाँ देख लो ए गुणते हैं, स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं, पंक्ति एक रहेगी, एक गुणते हैं। नोटिफिकेशन की बात करते हैं, नोटेशन की बात करते हैं। वर्ग आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति स्तंभों की संख्या बराबर हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। विकर्ण वर्ग इस पर आव्यूह है, विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण में अवयव हो, बाकी अवयव शून्य हो। ऐसा आव्यूह
जिसके केवल विकर्ण में अवयव हो, बाकी अवयव शून्य। लेकिन जहां देखो 2 3 0 0 की विकर्ण आपने क्या लाया, 2 0 3 0 3, ये क्या पूरे विकर्ण है, बाकी जगह शून्य है, ऐसा भी मतलब लिख सकते हैं कोई सा भी। अगला आदेश आवेश, ऐसा इसके बाद आगे की बात करें, ऐसा विकर्ण आवेश जिसके विकर्ण के अवयव समान हैं। मान लीजिए तो अगली बात कर रहे हैं इसकी, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 2 2, बाकी समझ ये विकर्ण भी है, विकर्ण जब एक जैसे हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, प्रश्न का भी ऐसा विकर्ण भी जिसके विकर्ण के अवयव एक उसको हम कहते हैं, जैसे इसकी बात करते हैं हम 1 1 1 0 0 0 0 0, ये हमारा ये कहलाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं विकर्ण। अब सुनना ऐसा भी जिसके सभी अवयव शून्य, इसे हम शून्य आदि कहते हैं। एक एग्जाम्पल भी आप दे देना सबके आगे। दो आदियों के योग में क्रमिक नियम का पालन होता है, ये ध्रुव बात। आदियों के योग में साचरने का पालन होता है, ये भी सत्य बात। यदि एक n क्लास n कोटि का आयु है तो एक ही पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाले आयु को एक का परिस्थान कहते हैं। परिवर्त आयु परिस्थान दूसरा का परिवर्त ट्रांसपोज जो होता है परिवर्त आयु कहते हैं। यदि किसी आयु की पंक्तियों को स्तंभों स्तंभों को पंक्ति बदलने तो उसे हम परिवर्त आयु कहते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे ये छोटे नोटिफिकेशन है, ये डैश का डैश परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। a प्लस b का परिवर्तन है, a का परिवर्तन प्लस b का बराबर होते हैं। ये a का परिवर्तन तो ये b का परिवर्तन a का परिवर्तन बनाना है। और कोई अक्षर दिया है और a लिखा है परिवर्तन है और कोष्ठक के ऊपर तो अक्षर बाहर जाएगा, a का ही आएगा परिवर्तन। ये छोटे नोटिफिकेशन है, कहीं पूछ सकते हैं आपसे। आगे वर्ग आयु ये सममित आयु कहलाता है। यदि a डैश बराबर a हो तो वो सममित आयु कहलाता है और a डैश बराबर ऋण a हो तो विषम सममित आयु कहलाता है। 2000 ऊपर वाला 2024 में ये इंपॉर्टेंट है। विषम सममित आयु की कंडीशन क्या होगी, a डैश निकालेंगे और माइनस a मिल जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a डैश बराबर माइनस a मिल जाए विषम सममित होगा। 3 से 4 नंबर के अगर देखने को इन्हीं में से मिलते हैं। तो ये साथ देखो ये सममित विषम सममित की वैल्यू निकालना है। आगे देखिएगा, किसी वर्ग आयु को एक सममित या तथा एक विषम सममित आयु के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक 2024 में आया, ट्रू फॉल्स में आया, सत्य में सत्य बात है। ठीक है, यदि a व b वर्ग आयु हो तो a b बराबर b a बराबर i तो a का व्युत्क्रम b होता है तथा b का व्युत्क्रम a होता है। ये भी ट्रू। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 में आया, ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। a की जो कोटि है n क्लास n की है, b की कोटि है वो n क्लास p की है, तो a b की कोटि क्या होगी हमें मालूम है। ये वाली बात को हटाएंगे हम, क्या बचा n गुण p बचा, n गुण p कोटि होगी। ये भी ट्रू बात है, सत्य बात है, 2023 में पूछा गया। हम जानते हैं दो आयु गुणा कब संभव है, जब पहले आयु में स्तंभों की संख्या दूसरे आयु की पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तब हम कहते हैं कि गुणा संभव है। और जो बचता है वो
तो वहाँ पर आव्यूह की पूर्ति हो जाती है, M से उनकी M+3 की पूर्ति होती है इसकी। समान कोटि के विकर्ण आव्यूहों का क्रम निर्णय होता है, ये भी पूरा 2024 में पूछा गया है। ठीक है।